वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। मैं हूं दीपक सिंह और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं एग्रोनॉमी से संबंधित कुछ यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा, एक बार आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना है ताकि आपके सारे डाउट है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर इस क्लास के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है, अगर आप डेली लाइव टेस्ट देना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कैन में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो कैन होता है, अब कैन का मतलब क्या है, यहाँ पर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या होता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है? ऑप्शंस आपके सामने है, क्या 16%, क्या 20%, क्या 26%, क्या 33%। आपको यहाँ पर पहचाना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से देखिए और जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर मैं बात करता हूँ कैन में नाइट्रोजन की मात्रा, कैन के बारे में आपको बता ही दिया कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसके साथ साथ याद रखिए, इसका कुछ एक अन्य नाम होता है जो कि काफ़ी फेमस है। ठीक है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और वो कौन सा है? याद रखिएगा, इसे उदासीन खाद भी बोला जाता है, इसे उदासीन उर्वरक भी बोला जाता है। इसके साथ साथ याद रखिए, इसे किसान खाद, क्या बोला जाता है? किसान खाद भी इसे हम कहते हैं। याद रखिएगा कि कैन होता है ये उदासीन उर्वरक होता है और इसे किसान उर्वरक के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर उदासीन कैसे है, तो याद रखिए, इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनिकल के रूप में भी होती है और नाइट्रेट के रूप में भी होती है। ठीक है, अमोनियम रूप में और नाइट्रेट के रूप में दोनों में होती है। इसलिए क्या होता है, ये उदासीन होता है, मतलब ना तो अम्लीय प्रभाव छोड़ता है ना ही क्षारीय प्रभाव छोड़ता है, इसलिए ये क्या होता है? उदासीन उर्वरक होता है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, याद रखिए, किसान खाद या फिर किसान उर्वरक भी इसे बोला जाता है। ठीक है, याद रखिए, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। अब आते हैं कि इसमें नाइट्रोजन कितना होता है। तो याद रखिए, इसमें नाइट्रोजन होता है 26%। कितना होता है? 26% होता है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ याद रखिए कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा भी पाई जाती है। कैल्शियम की अगर मैं बात करूँ तो 8% होता है, मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूँ तो 4% होता है। ये भी दोनों याद रखिएगा कि कैन में नाइट्रोजन 26% होती है, कैल्शियम 8% होता है और मैग्नीशियम 4% होता है। ठीक है, याद रख पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब जिसमें आपको पूछा गया है कि जिप्सम में कौन से तत्व पाए जाते हैं। जिप्सम में कौन से तत्व पाए जाते हैं? क्या कैल्शियम पाया जाता है, क्या मैग्नीशियम पाया जाता है, क्या सल्फर पाया जाता है, या फिर ए व सी दोनों? आपको क्या लगता है कि जो जिप्सम होता है इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? या फिर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। एग्जामिनर आपको ये भी पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए हम जिप्सम को किसी फसल में देते हैं तो जिप्सम से कौन से तत्व फसल को मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, क्योंकि उसे पूछना है कि जिप्सम में एक्चुअल में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का मीन्स वही निकल रहा है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज वो चेंज कर देता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको यहाँ पर क्या रखना है, याद रखिए, इसका डायरेक्ट आपको सूत्र लिख लेना है। और इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O होता है। तो H2O तो यहाँ पर हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारे काम की चीज़ है, तो ये है, क्या है? कैल्शियम और सल्फर, कैल्शियम और सल्फर। तो यहाँ पर याद रखिए, इसमें पाए जाते हैं जिस समय कैल्शियम पाया जाता है और एक सल्फर पाया जाता है। अब ये भी जान लेते हैं कि इनमें कितना % होता है, क्योंकि आपके ये भी तो डाउट आ रहा होगा कि सर जी आपने ये तो बता दिया कि कैल्शियम और सल्फर पाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन, लेकिन कितना पाया जाता है ये भी बता दीजिए। तो बिल्कुल देख लीजिए कि इसमें अगर मैं बात करूँगा, याद रखिएगा, कैल्शियम तो कैल्शियम होता है 29.2% और सल्फर होता है 18%। 18 मतलब 18.6% पाया जाता है और कैल्शियम इसमें याद रखिएगा 19% पाया जाता है। आप कैसे याद रखोगे? 18, 29। कैसे याद रखोगे? 18, 29 याद रख पाओगे कि इसमें सल्फर होता है 18% होता है और 29% इसमें कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में सहायक तत्व कौन सा होता है। वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है पौधे की, उसमें कौन सा तत्व योगदान देता है? कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर पोटास?
तो यहाँ पर आपको केवल 2 पॉइंट याद रखना है कि अगर आपको पूछा जाता है पौधे की वानस्पतिक वृद्धि, तो वानस्पतिक जो वृद्धि होती है याद रखिएगा वो होती है नाइट्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा होती है? वानस्पतिक वृद्धि याद रखिएगा नाइट्रोजन के द्वारा होती है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछाता है कि जड़ों की वृद्धि, तब आप क्या बताओगे? तो याद रखिएगा जो जड़ों की वृद्धि होती है ये होती है फास्फोरस के लिए। मतलब ऐसा कौन सा तत्व है जो कि जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है या फिर उसे इंक्रीज करता है? ठीक है, तो वो कौन सा होता है? फास्फोरस होता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है वानस्पतिक वृद्धि, तो वानस्पतिक वृद्धि बढ़ाने के जो सहायता करता है वो करता है नाइट्रोजन करता है। यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा दोनों ही क्वेश्चन। और जो पोटेशियम से क्वेश्चन पूछा आता है वो पूछा आता है रंध्रों का खुलना व बंद होना। रंध्रों का खुलना व बंद होना जो क्रिया होती है वो किस पर डिपेंड करती है? याद रखिएगा वो करती है पोटेशियम पर करती है। किस पर करती है? पोटेशियम पर करती है। ओके, तीनों क्वेश्चंस याद रहेंगे। तीनों क्वेश्चंस को आप एक बार ज़रूर नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मेड़ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या सीड ड्रिल का, क्या कल्टीवेटर का, क्या देसी हल का, या फिर प्लांटर का? आपको क्या लगता है कि मेड़ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए ये एक यहाँ पर इस प्लांटर को हटा दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं हम रिज मेकर। यहाँ पर हमने लिख दिया रिज मेकर, ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो अब बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेड़ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर एक और ऑप्शन देख लीजिए, बंड फार्मर। ठीक है, दोबारा से इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे कि मेड़ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या सीड ड्रिल का, क्या कल्टीवेटर का? यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हम हटा देते हैं। यहाँ पर हम एक तो लिख देते हैं क्या? बंड फार्मर। और एक हम लिख देते हैं रिज मेकर। अब बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर? बंड फार्मर और रिज मेकर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्लियर कर देता हूँ। याद रखिए, अब मेड़ बनाने के लिए जो किसका प्रयोग किया जाता है? ये तो किया जाता है, याद रखिए, बंड फार्मर का। जो मेड़ बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है बंड फार्मर का। और अगर मैं बात करूँ रिज मेकर, तो रिज मेकर का जो यहाँ पर रोल है वो बनाया जाता है क्यारिया। ठीक है, क्यारिया बनाने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है वो कौन सी होती है? रिज मेकर होती है। ओके, याद रखिएगा, बंड फार्मर का प्रयोग मेड़ बनाने के लिए और रिज मेकर का प्रयोग क्यारिया बनाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको पूछा गया संयुक्त उर्वरक का उदाहरण कौन सा है? काफ़ी लाजवाब ये क्वेश्चन है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जितने स्टार आप इसे देना चाहो वो दे लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, संयुक्त उर्वरक की यहाँ पर बात की जा रही है। तो आपको ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि संयुक्त उर्वरक होते क्या हैं। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, पहले ये समझेंगे हम कि संयुक्त उर्वरक होता क्या है, उसके बाद में राइट आंसर जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए, संयुक्त उर्वरक का मतलब वो होता है जिसमें क्या है, जो प्राथमिक पोषक तत्व है। अब सर जी प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा NPK होते हैं। ठीक है, NPK होते हैं। अब इनमें से याद रखिएगा, या तो नाइट्रोजन फास्फोरस हो, या फिर फास्फोरस पोटेशियम हो, या फिर नाइट्रोजन फास्फोरस हो। मतलब इन तीनों में से अगर ऐसा कोई फर्टिलाइजर है, ऐसा कोई उर्वरक है जिसमें 2 तत्व पाए जाते हैं, कौन सा? या तो नाइट्रोजन फास्फोरस, या फिर फास्फोरस पोटेशियम, या फिर पोटेशियम नाइट्रोजन, या फिर कोई सा भी हो सकता है, बस 2 होने चाहिए। ठीक है, तीनों नहीं होंगे, तीनों तो पूर्ण उर्वरक में पाए जाएंगे। यहाँ पर यार डेफिनेशन बहुत ज़रूरी होती है कि याद रखिएगा, संयुक्त उर्वरक का मतलब वो होता है ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें क्या होते हैं, प्राथमिक पोषक तत्वों में से लगभग 2 न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। ओके, कैसे आपको यहाँ पर पता चल चुका है। कोई सा भी यहाँ पर हो सकता है, या तो नाइट्रोजन पोटेशियम होता है, या फिर पोटेशियम फास्फोरस भी हो सकता है, नाइट्रोजन फास्फोरस भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। बस 2 उर्वरक एसेंशियल मतलब ज़रूरी होते हैं अगर संयुक्त उर्वरक होता है तो। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे ऑप्शंस पर कि अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम, DAP, या फिर उपयुक्त सभी। अब ये बताइए कि संयुक्त उर्वरक का एग्जाम्पल क्या है। याद रखिएगा कि इसकी अगर मैं बात करूँ, संयुक्त उर्वरक जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी इसे हम बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, याद रखिए, जो कि एग्जाम में कई बार आपको पूछा गया है, वो होता है DAP। क्यों? क्योंकि इसमें याद रखिएगा फास्फोरस भी पाया जाता है और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। अब वो कैसे? याद रखिएगा, इसमें फास्फोरस होता है 46% और इसमें नाइट्रोजन होता है 18%। अभी हमने बात की कि जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है कौन कौन से होते हैं? NPK होते हैं। तो NPK में से है ना यहाँ पर 2 तत्व है, एक नाइट्रोजन है, एक फास्फोरस है। मतलब हुआ ना ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, हुआ ना ये संयुक्त उर्वरक।
बस इतना सा ध्यान रखना है। ओके। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अदर एग्जाम्पल की, जैसे कि अमोनियम सल्फेट आपको दे रखा है, तो इसमें क्या है, एक तो नाइट्रोजन तो पाया जाएगा, लेकिन सल्फर याद रखिए प्राइमरी नहीं है बल्कि द्वितीयक पोषक तत्व है, इसलिए ये भी एक संयुक्त उर्वरक नहीं होगा। हम बात केवल प्राइमरी न्यूट्रिएंट की करेंगे, न कि द्वितीयक न्यूट्रिएंट की बात करेंगे। ठीक है, इतना सा याद रखिएगा। अगर आपको समझ आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया है तो एक बार फिर से क्लास को रिपीट कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में, अमोनियम के रूप में, दोनों के रूप में, या फिर नाइट्रोजन के रूप में। क्या लगता है आपको, जो पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं वो किस रूप में करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं? तो यहाँ पर याद रखिए, अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन, तो याद रखिए इनको दोनों ही फॉर्म में ग्रहण किया जाता है। कुछ पौधे इसे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, और कुछ पौधे क्या होते हैं, अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि लगभग याद रखिएगा जितने भी जो प्लांट है, जितने भी जो फसलें हैं, वो सभी याद रखिए नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करती है, लेकिन कुछ यहाँ पर अपवाद है जो क्या करता है, नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो धान हो सकता है, धान हो सकता है, गन्ना हो सकता है, और एक और होता है, कौन सा होता है वो, आलू। ये 3 फसल ऐसी है याद रखिएगा जो कि नाइट्रोजन को अमोनियम रूप में ग्रहण करती है। बाकी जितनी भी जो सब्जियां है, मतलब सब्जियां है, फल है, जितनी भी आपकी जो दे रखी है सिलेबस में, वो सारी क्या है, नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करती है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करती है। याद रहेगा, इनको ज़रूर याद रख लेना। धान, आलू और गन्ना ऐसी फसलें हैं जो कि नाइट्रोजन को अमोनियम रूप में ग्रहण करती है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आगे भी पूछा जाएगा, और वे पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसे तत्व का नाम बताइए जिसे पौधे ऋणात्मक और धनात्मक रूप में ग्रहण करता है। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिससे पौधे नाइट्रोजन मतलब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों के रूप में ग्रहण करता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसे याद रखिए, इसी से संबंध मान लीजिए। ठीक है, ये इसी से लिया गया है ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि याद रखिए यहाँ पर जो नाइट्रेट होता है ये ऋणात्मक होता है, और ये जो अमोनियम होता है ये धनात्मक होता है। मतलब कौन सा न्यूट्रिएंट है वो, नाइट्रोजन है। अब याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों के रूप में ग्रहण किया जाता है, तो कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है। कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है, जिसे पौधे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूप में ग्रहण करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि पर्णहरित का निर्माण किस तत्व के बिना संभव नहीं है। ऑप्शंस देख लीजिए पहले कि नाइट्रोजन के बिना, फास्फोरस के बिना, बोरोन के बिना, मोलिब्डेनम के बिना, या फिर मैग्नीशियम के बिना। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसके बिना तो पर्णहरित बन ही नहीं सकता, उसका निर्माण हो ही नहीं सकता, ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है? आपको लगता है ऐसा कोई न्यूट्रिएंट भी है जिसकी कमी अगर हो जाए तो पर्णहरित बनेगा ही नहीं? अगर लगता है तो जल्दी से बताइए कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अगर ऑप्शंस है तो बिल्कुल संभव है, अगर वो नहीं हुआ तो क्लोरोफिल नहीं बन सकता है। और वो कौन सा होता है, याद रखिए, वो होता है मैग्नीशियम। कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। क्योंकि आपने जब भी याद रखिए क्लोरोफॉर्म का आपने क्या पढ़ा होगा, क्लोरोफिल का। ठीक है, क्लोरोफॉर्म अलग हो जाता है। क्लोरोफॉर्म का जो प्रयोग किया जाता है वो बेहोश वगैरह के लिए किया जाता है, निषेधक के रूप में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल का आपने यूज़ देखा ही होगा, इसका प्रयोग आपने देखा ही होगा। ये क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में पौधों में क्या करता है, खाद्य पदार्थ बनाने का कार्य करता है। इसलिए याद रखिए, अगर आपको पूछा जाता है क्लोरोफिल या पर्णहरित जिसे हम बोलते हैं कि इसका निर्माण किसके बिना नहीं हो सकता है, तो वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। क्यों होता है? क्योंकि याद रखिएगा ये एक पर्णहरित का मुख्य अवयव होता है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि पर्णहरित का मुख्य अवयव कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। अगर आपको पूछा जाता है पर्णहरित किसके बिना इसका निर्माण संभव नहीं है, तब भी आपका राइट आंसर मैग्नीशियम ही हो जाएगा। ओके, कैसे भी क्वेश्चन पूछे, बस आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेली क्लासेस लीजिए, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, मछली का चूरा किस प्रकार की खाद है? क्या स्थूल खाद है, क्या सांद्रित खाद है, क्या हरी खाद है, या फिर क्या अखाद्य खाद है? ऑप्शंस आपके सामने हैं,
देखिए और पहचानिए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर याद किया, वैसे अगर मैं बात करूँ खाद तो दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थूल खाद, एक होती है सांद्रित खाद। स्थूल खाद का मतलब वो होता है जिसमें क्या है, जो जीवांश पदार्थ हम देते हैं वो तो अधिक मात्रा में देते हैं, लेकिन उससे मिलने वाले जो पोषक तत्व है वो कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। 2 पॉइंट यहाँ पर मैं लिखूंगा कि एक होता है स्थूल खाद, एक होता है सांद्रित खाद। ठीक है, पता चल गया। अब यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखिएगा इनके बारे में हमेशा, एक होती है स्थूल, ये इस साइड हम लिख देते हैं सांद्रित। ठीक है, लिख देते हैं, लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर याद रखिए 2 पॉइंट आपको कौन कौन से याद रखने हैं। फर्स्ट कि इसमें क्या है, जो जीवांश पदार्थ है, जैसे कि गोबर की खाद हम देते हैं, ठीक है, तो गोबर कितना डालते हैं, गोबर की खाद हम देते हैं तो 1 या 2 ट्रॉली तो डाल ही देते हैं, 1-2 बीघा में ही डाल देते हैं इतनी तो, ठीक है, मतलब ज़्यादा मात्रा तो जा रही है ना। तो बस जो जीवांश पदार्थ है, जो गोबर है वो जीवांश पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो जीवांश पदार्थ है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ही ले लीजिए मछली का चूरा, मछली का चूरा यहाँ पर जीवांश का कार्य करेगा सांद्रित में। ठीक है, तो इसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा कम देंगे। अब यहाँ पर जो याद रखिए, ये जीवांश पदार्थ हमने दिया था ज़्यादा, इससे जो मिलने वाले जो पोषक तत्व है कम मात्रा में प्राप्त होंगे, लेकिन यहाँ पर जो जीवांश पदार्थ कम मात्रा में दिया था जैसे कि मछली का चूरा, तो इससे क्या है, इससे तो ज़्यादा ही प्राप्त होंगे पोषक तत्व। कुछ पल्ले पड़ा, दोबारा से सुन लीजिए कि स्थूल खाद का मतलब होता है जिसमें जीवांश खाद की या फिर जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, लेकिन उनसे मिलने वाले पोषक तत्व कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। लेकिन इसके विपरीत सांद्रित खाद की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, जीवांश खाद की या जीवांश पदार्थ की मात्रा तो कम होती है, लेकिन इससे जो मिलने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसी को हम बोलते हैं सांद्रित खाद। दोनों में डिफरेंस आपको याद हो चुका है, दोनों की डेफिनेशन यहाँ पर आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर कि यहाँ पर मछली का चूरा किस प्रकार की खाद है। तो याद रखिए, मछली की चूरा हम कम मात्रा में डालेंगे, लेकिन इससे पोषक तत्व अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। तो किस प्रकार का एग्जाम्पल है, सांद्रित खाद का एग्जाम्पल है। ठीक है, स्थूल में तो हमने अभी बात की थी ना, FIM, गोबर की खाद ही ले लीजिए। गोबर की खाद हम ज़्यादा डालते हैं, लेकिन उससे पोषक तत्व तो बिल्कुल नए मात्रा बराबर मिलते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन होता है कितना, 0.5, फास्फोरस होता है 0.25 और पोटेशियम होता है वो 0.5। ठीक है, इतनी कम मात्रा मिलती है गोबर की खाद में। और मछली का चूरा आप जानते ही होंगे, इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक है, मतलब बायो फर्टिलाइज़र कौन सा है। क्या नील हरी सेवाल है, क्या मूंगफली की खली है, क्या हरी खाद है, क्या हड्डी का चूरा है। क्या लगता है आपको कि इनमें से बायो फर्टिलाइज़र या जैव उर्वरक कौन सा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, याद रखिए बायो फर्टिलाइज़र या जैव उर्वरक, तो वो कौन सा होता है, वो होता है याद रखिए ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, या जिसे हम याद रखिए साइनो बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, साइनो बैक्टीरिया के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, नील हरी सेवाल को ही साइनो बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है किस फसल में किया जाता है, याद रखिए ये किया जाता है धान फसल में किया जाता है। किसमें किया जाता है, धान फसल में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, बायो फर्टिलाइज़र या जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप यहाँ पर क्वेश्चन पसंद आए होंगे, आपको क्वेश्चन क्लास के साथ ही याद होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप एक बार क्लास को दोबारा से रिपीट कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपके सारे चैप्टर वाइज डले हुए हैं क्वेश्चंस, तो वहाँ पर कवर कर सकते हो। इसके साथ साथ याद रखिएगा आज हमारे 25 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। इसके लिए आपका भी तहे दिल से स्वागत। ठीक है, आपने हमें इस लायक बनाया, मतलब 25 के तक हम पहुंच चुके हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मंच होता है 25 के का। ठीक है, बिना कोचिंग के, कोचिंग वाले को हो जाता है आसानी से, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट उनके पास रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बेस क्राइटेरिया है वो कोई नहीं है, बस अकेला बंदा काम कर रहा है। अगर आपको कुछ कंटेंट पसंद आता है तभी आप यहाँ पर ऐड होते हो।